नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आर आप। कैसे आप सभी लोग? सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है रामगा और सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोस्तों मूल मंत्रा सक्सेस में। आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में और इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपसे बीच में डिफरेंट एग्जामिनेशन में निकलते रहते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें हम दोस्तों अनुसूचियों के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे, आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ और जब लागू हुआ तो उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में उसमें विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां यहाँ पर आपके भारतीय संविधान में दिखाई पड़ती हैं। अगर दोस्तों मैं पहले अनुसूची की बात करूं तो पहले अनुसूची में वास्तव में दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। किसका? संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अब संघ और राज्य क्षेत्र की बात करें तो कहने का मतलब भारत देश के बारे में उल्लेख है और साथ साथ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है उसके जितने भी राज्य हैं, चाहे वो हम राज्य की बात करें या हम यहाँ पर संघ राज्य की बात करें, संघ शासित प्रदेश की बात करें, संघ शासित प्रदेश की बात करें, उन सब राज्यों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो भारत का उल्लेख है, उसके बाद राज्य और उसके संघ शासित प्रदेशों का यहाँ पर दोस्तों उल्लेख मिलता है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन का दोस्तों उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख करती है, पहले वेतन बाद में शपथ, याद रखिएगा। तो दूसरी वेतन, पेंशन और भत्ते की बात करता है और जो तीसरी है वो वास्तव में शपथ का उल्लेख दोस्तों करती है। चौथी अनुसूची जो है वो हमेशा राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है कि वास्तव में राज्यसभा की सीटें क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा और किन राज्यों में क्या सीटें राज्यसभा की हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मैं 5वीं अनुसूची की बात करूं तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है। मतलब यहाँ पर जो आपके अनुसूचित जाति हैं, जो SC है और जो ST यहाँ पर हैं, उनका जो क्षेत्र है उसमें प्रशासन का उल्लेख, क्या दोस्तों? प्रशासन का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। 6वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, इसको इंपॉर्टेंट करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ राज्यों के बारे में जनजातीय प्रशासन का उल्लेख मिलता है अलग से, यानी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख तो वास्तव में 5वीं में है। लेकिन अगर बातों में हम यहाँ पर बात करें, हमें त्रिमी की बात करें, क्या अगर ATMM की बात करें यहाँ पर तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों का नाम जरूर याद रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाया था, क्या? अमे त्रिमी का मतलब होता है आ से असम होगा, में से आपका क्या हो जाएगा? मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा और मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो अमे त्रिमी मैंने इसको लिखा था और इसके 4 ऐसे राज्य हैं जिनके जनजातीय प्रशासन का उल्लेख 6वीं अनुसूची में यहाँ पर दिया गया है अलग से, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों मैं आगे बात करूं आपसे यहाँ पर तो देखिए जरा सा आगे आपका यहाँ पर क्या दिया है? 7वीं अनुसूची है और 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, वास्तव में ये जो आपका शक्ति पृथक्करण की बात हो रही है तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और किसमें दिया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख मिलता है। यानी कि कहने का मतलब जो भारतीय संविधान में विभिन्न अनुसूचियां हैं, चाहे वो संघ सूची हो, चाहे वो राज्य सूची हो और चाहे वो समवर्ती सूची हो, इनका वास्तव में दोस्तों उल्लेख किसमें मिलता है? इस 7वीं अनुसूची में मिलता है। 8वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। 7वीं भी इंपॉर्टेंट है और 8वीं भी। 8वीं अनुसूची का उल्लेख वास्तव में 22 भाषाओं से है। दूसरी बात रखिएगा, अलग अलग समय पर विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा विभिन्न भाषाओं को जोड़ा गया है और वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। अगर हम 9वीं सूची की बात करें तो दोस्तों यहाँ तक 8वीं अनुसूची तक तो ये मूल संविधान में था, लेकिन 9वीं से लेकर क्या होता है? फिर से वो जोड़ना शुरू होता है। तो 9वीं अनुसूची को वास्तव में जो आपका पहला संविधान संशोधन है उसके द्वारा जोड़ दिया गया था और इसमें भूमि सुधार संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो 10वीं अनुसूची आपकी दी है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 10वीं अनुसूची जो है वो हमेशा दल बदल संबंधित प्रावधान से संबंधित है। मतलब ये जो लोग दल बदल कर लेते हैं, इससे संबंधित प्रावधान किसमें दिया है? 10वीं अनुसूची में दिया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी अनुसूचियां हैं दोस्तों और बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो 11वीं और 12वीं भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी 10वीं इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से 11वीं और 12वीं है। 11वीं की बात करें तो इसमें पंचायतों का प्रावधान है। मतलब पंचायत का मतलब यहाँ पर क्या? पंचायत का मतलब जो ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, ठीक है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत की बात है, उनका उल्लेख किसमें मिलता है? 11वीं अनुसूची में मिलता है। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों क्या मिलता है? नगर निकाय, मतलब नगर पालिका वगैरह जो आपका दिया है ना, नगर पालिका या नगर निगम वगैरह,
तो नगर पालिका इत्यादि का जो उल्लेख है दोस्तों किसमें दिया है, वो वास्तव में नगर पंचायतों का उल्लेख किसमें दिया है, 12वीं अनुसूची में है। तो ग्राम पंचायत आपका 11वीं में है और नगर पंचायत जो है वो किसमें है दोस्तों, वो आपका नगर पंचायत आपका 12वीं अनुसूची में दिया है। तो ये पहली बात, तो अनुसूचियों में क्या क्या विषय दिया है इसको आप जान लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस अनुसूची में क्या क्या विषय कायदे से विस्तार से वर्णित है, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची में आप देखें कि वास्तव में इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका जो है इसका संबंध विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से, उनकी सीमाओं और न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। और वर्तमान में अगर बात करें तो वास्तव में टोटल 28 राज्य इसमें लिखित है और 8 केंद्र शासित प्रदेश को इसमें रखा गया है। अगर हम यहाँ पर दूसरी अनुसूची की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा, तो दूसरी अनुसूची जो है वो वास्तव में क्या क्या इसमें है, तो इसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के वास्तव में वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गए, राज्य विधानसभाओं के सभापति, विधान परिषद हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद हो जाएगा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हो गए, और उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनका उल्लेख वास्तव में इनके वेतन और भत्तों और पेंशन का उल्लेख दोस्तों किसमें मिलता है, दूसरी अनुसूची में यहाँ पर मिलता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूँ दोस्तों, तो कुछ बातें आपको ध्यान देना है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री का वेतन है और प्रधानमंत्री का जो भत्ता है उसकी उपलब्धि है, इसका उल्लेख वास्तव में दूसरी अनुसूची में नहीं किया गया था, इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें अगर तीसरी अनुसूची में दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में वास्तव में क्या होता है, तो इसका संबंध वास्तव में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से है, याद रखिएगा। मतलब इस समय जो पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख किया गया है वो वास्तव में तीसरी अनुसूची में दिया गया है, और परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीन के बारे में याद रखिएगा। सभी भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का जो शपथ है वो वास्तव में तीसरी अनुसूची में दिया है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ है वो संबंधित अनुच्छेदों में दिया गया। कहां पर दोस्तों, वो संबंधित अनुच्छेदों में दिया गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में किसका किसका उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उसकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें आवंटित की गई है, उन सीटों का जो अनुपात है वो किसमें दिया है, वो चौथी अनुसूची में दिया है। अगर मैं पांचवी अनुसूची की बात करूं दोस्तों, पांचवी अनुसूची की बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ अनुसूची क्या करता है, इसका संबंध जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से है, इसको मैंने आपको बताया अभी। और छठवीं अनुसूची इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर सातवीं अनुसूची यहाँ पर दी है, और सातवीं अनुसूची की बात करूं तो इसके अंतर्गत वास्तव में केंद्र और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि वास्तव में जो सूची है वो संघ सूची में क्या क्या है इसमें विषय दोस्तों, तो यहाँ पर इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अच्छे प्रकार से पता है दोस्तों, संघ सूची होती है उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, वो संसद को होता है। किसको होता है, संसद का होता है। और वास्तव में अगर देखें तो स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 97 विषय रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल है। याद रखिएगा कितने विषय हैं दोस्तों, 100 विषय के आसपास है। और संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं पूछ लेता है, जैसे आपका देश का प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध एवं शांति हो गया, रेल, डाक एवं तार हो गया, मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया और परमाणु शक्ति वगैरह हो गया। ये सारे के सारे जितने भी हैं दोस्तों कहाँ पर हैं, ये आपका संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर यहाँ पर मैं राज्य सूची की बात करूँ दोस्तों, तो राज्य सूची क्या है, इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर जिस प्रकार से संघ सूची होती है उसी प्रकार से राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का दोस्तों अधिकार किसको होता है, राज्य को होता है। हालांकि अगर राज्य अनुशंसा करे तो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। मतलब अगर राज्य ऐसा कहती है कि भाई नहीं मेरे लिए आप कानून का निर्माण करें, तो राज्य के कहने पर वास्तव में राज्य के अनुमोदन पर संसद राज्य सूची के कानून पर भी के विषय पर भी कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए राज्य का अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है अगर राज्य अनुमोदन नहीं करती तो फिर केंद्र उस पर कानून नहीं बनाती है, याद रखिएगा। तो मुख्यतः यहाँ पर यह है कि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है। और वास्तव में जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत लगभग 66 विषय थे दोस्तों, वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो उठा करके वास्तव में कहां पर डाल दिया गया, आप कहेंगे सर वो संवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। तो राज्य सूची के मुख्य विषय कौन कौन है, जैसे शांति व्यवस्था हो गई,
पुलिस हो गया, जेल हो गया, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये सब जो है ना, ये वास्तव में राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची में दोस्तों देखिएगा, इसमें है क्या, इसमें वास्तव में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होता है। लेकिन जब भी कभी टकराव की स्थिति आती है तो हमेशा केंद्र के द्वारा जो प्रावधान होता है, केंद्र का जो है केंद्र को हमेशा वरीयता मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र जो है केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। मतलब जो राज्य कानून बनाती है, अगर कोई केंद्र सरकार भी इसी विषय पर कानून बनाती है तो फिर राज्य सरकार का कानून जो है अमान्य होता है और केंद्र सरकार का कानून हमेशा मान्य होता है। दूसरी बात क्या है, जब संविधान लागू हुआ तो समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय, क्योंकि मैंने कहा कि राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब समवर्ती सूची के कुछ विषय जो दोस्तों है उसको जरा देखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें दीवानी हो गई है, फौजदारी है, कानून है, प्रक्रिया है, विवाह एवं तलाक है, शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, बिजली हो गया, समाचार पत्र और श्रमिक संघ और वन, ये सब जो है वो वास्तव में किसमें आता है दोस्तों। तो आप कहेंगे ये जो विषय है दोस्तों इसमें क्या है, ये आपका समवर्ती सूची का विषय इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब अगर मैं कुछ आगे की बात करूं आपसे तो 8वीं अनुसूची में क्या है आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में वास्तव में अगर मैं बोलूं दोस्तों तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वास्तव में 14 भाषाएं थी, क्योंकि 8वीं अनुसूची में केवल भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब जो भाषा 14 से 22 कैसे हुई, तो आप कहेंगे विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कुकड़ी व नेपाली भाषा को जोड़ा गया, और अंत में 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये सारी भाषाओं को यहाँ पर आपको याद रखना है, ये वास्तव में जो है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। अब वर्तमान में 22 है। 9वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वास्तव में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, और इसका संबंध वास्तव में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा की समाप्ति से था। मतलब जमींदारी प्रथा और भूमि सुधार उन्मूलन से था। दोस्तों प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया था कि इसके अंतर्गत जो शामिल विषय हैं उसमें उसकी जो है न्यायपालिका उसके द्वारा समीक्षा नहीं करेगी, लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में शामिल जो विषय हो दोस्तों उसमें न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी, तथा यदि वह विषय संविधान के मूल ढांचा अथवा आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका या न्यायालय उसे जो है अवैध घोषित कर सकती है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर मैं दोस्तों बोलूं कि आखिर मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा का मतलब क्या है, तो बोलिएगा मूल ढांचा जो है संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पर संविधान आधारित है। मतलब ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिस पर संविधान आधारित है और जिनमें संशोधन की शक्ति संसद के पास दोस्तों नहीं है। ठीक है। मतलब मूलभूत ढांचा को आप चेंज नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, मूलभूत ढांचा कहते हैं। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया था। इसके पहले मूलभूत ढांचा नहीं था, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का प्रावधान आया था दोस्तों, तो इसमें संविधान जो उच्चतम न्यायालय है उसने जो है वास्तव में मूलभूत ढांचे का निर्धारण किया कि कौन सा संविधान का मूलभूत ढांचा है, और उसमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती। 10वीं अनुसूची जैसे मैंने कहा कि इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसका संबंध जो है दोस्तों दल विदल विरोधी अधिनियम से, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, 11वीं क्या है, तो आप कहेंगे सर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से 11वीं अनुसूची के संविधान में जोड़ा गया था, और इसमें पंचायती राज, जैसे मैंने कहा ग्राम पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय, एक बार एग्जाम में ये भी आया था कि पंचायतों में जो है कितने विषय होते हैं, तो 29 विषय होते हैं जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद आपका आता है 12वीं अनुसूची दोस्तों। जो 12वीं अनुसूची है अगर हम बात करें तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है, और ये जो आपका 12वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें नगरीय प्रशासन है, मतलब इसमें नगर पंचायत दिया हुआ है, और इसके अंतर्गत वास्तव में नगरीय संस्थाओं या नगर पंचायत के अंतर्गत 18 विषय रखे गए हैं। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत 29 विषय है, 29 विषय हैं, और ये जो आपका 12वीं अनुसूची है नगर प्रशासन नगर पंचायत, इसके अंतर्गत 18 विषय जो है शामिल किए गए हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने आपको सारी अनुसूचियों के बारे में बताया कि वास्तव में अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और प्रत्येक अनुसूची में किन किन विषयों का उल्लेख है। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा, जैसे मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।